जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखेंगे नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम लोग पहले क्लास में देखे हुए थे सेरिब्रम के बारे में देखे थे, उसके आगे आज देखेंगे। जो भी आप लोगों ने पहले वो फर्स्ट वाला क्लास नहीं देखा, पहले उसको देख लीजिए, तब सेकंड वाला आपको समझ में आएगा। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। फोर ब्रेन का ही चल रहा था। दूसरा टॉपिक है आपका, इसमें थैलेमस होगा, फिर हाइपोथैलेमस को देखने वाले हैं। तो थैलेमस दीजिएगा नाम, देखते हैं थैलेमस का क्या कार्य है अपने मस्तिष्क में। थैलेमस, हिंदी में भी इसको थैलेमस ही बोलते हैं जी। देखिए थैलेमस होता क्या, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। थैलेमस को ही प्रसरण केंद्र भी कहा जाता है। थैलेमस को ही क्या कहेंगे? प्रसरण केंद्र भी कहा जाएगा। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक रीजन्स है। इंग्लिश में बोला जाए तो रियली सेंटर बोला जाता है। रीजन क्या है? ये थैलेमस काम क्या करेगा? हमारे सभी मस्तिष्क के भागों को, हमारे सभी मस्तिष्क के भागों को महारे हो गए। देखिए हमारे सभी मस्तिष्क के भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। क्या कार्य करेगा? जोड़ने का कार्य करता है और जोड़कर उसको नियंत्रण एवं समन्वय कार्य के लिए उसको सक्रियता में लाता है। मतलब पहला इसका मेन रोल हम लोग देख पा रहे हैं कि एक प्रसरण केंद्र है। पहले समझने का प्रयास करें, मैं फिर बोलूँगा तो लिखना होगा। प्रसरण केंद्र इसको कहते हैं। प्रसरण केंद्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे सभी मस्तिष्क के भाग को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? प्रसरण यानी रियली सेंटर। दूसरा इसका मेन भाग यानी मेन इसका फोकस रहता है संवेदना में संवेदनशीलता के लिए। बस किसको छोड़कर? तो गंध को यानी स्मेल को छोड़कर बाकी चीज़ों के लिए जिम्मेवार होता है। स्मेल को छोड़कर बाकी संवेदना के लिए जिम्मेवार होता है। तो स्मेल के बाद क्या क्या आ जाएगा बताओ? क्या आई आएगा? क्या ईयर आएगा? EAR ईयर आएगा? क्या आपका नोज तो नहीं होगा? क्या टंग होगा? उसके बाद क्या स्किन होगा? ये चीज़ें होगा। ये सभी के लिए जिम्मेवार भी कौन हो रहा है? तो कहेंगे थैलेमस काम कर रहा है। दूसरा देखा जाए तो ये मांसपेशीय के लिए भी होता है। क्या हो जाएगा? ये मांसपेशीय के लिए भी होगा। मांसपेशीय के लिए भी जिम्मेवार होता है। मांसपेशीय एवं हम जो निंद्रा लेते हैं उस निंद्रा के चक्र के लिए भी, जैसे कितना घंटा सोना है, कब उठना है, तो एक साइकिल बना होता है। तो निंद्रा के चक्र के लिए भी क्या बोलेंगे? निंद्रा चक्र के लिए भी, निंद्रा चक्र के लिए भी जिम्मेवार होता है। क्या बोलेंगे? जिम्मेवार होता है। तो ये कुछ काम रहा अपने ब्रेन में थैलेमस का। पहला हम लोग देखिए प्रसरण केंद्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मस्तिष्क के भागों को आपस में जोड़ता है। अगला ये संवेदना में अपना भूमिका निभा रहा है, बट किसको छोड़ के? तो गंध यानी स्मेल को छोड़ के। आई होगा, ईयर होगा, टंग होगा और स्किन होगा। ये मांसपेशीय सक्रियता में भी काम कर रहा है और ये निंद्रा चक्र को भी अपना भूमिका में बेहतर काम कर रहा है। तो एक एक पॉइंट लिख लें, इसको बोले, लिखिए इसको, बोला जाए लिखिए मैं बोलो। पहला लिखिए थैलेमस, यह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। यह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। यह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है
जिसे प्रसरण का केंद्र कहते हैं, जिसे प्रसरण का केंद्र कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यह हमारे सभी मस्तिष्क के भागों को, यह सभी हमारी मस्तिष्क के भागों को, यह सभी हमारी मस्तिष्क के भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। यह हमारे सभी मस्तिष्क के भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। अगले पॉइंट में लिखेंगे, यह संवेदना के लिए जिम्मेदार होता है, यह संवेदना के लिए जिम्मेदार होता है। सेंसिटिविटी, संवेदना को बोलते हैं सेंसिटिविटी, तो यह संवेदना के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो इसमें लिखिए गंध को छोड़कर, ऐसे लिखना है, गंध काट देना है, बाकी 4 संवेदना लिखना है, बाकी 4 संवेदना लिखना है। आई यानी देखने के लिए, ईयर यानी सुनने के लिए, टंग यानी टेस्ट स्वाद के लिए, स्किन यानी स्पर्श के लिए, स्किन यानी स्पर्श के लिए। अगले लाइन में लिखेंगे, यह मांसपेशीय सक्रियता के लिए, यह मांसपेशीय सक्रियता एवं, यह मांसपेशीय सक्रियता एवं बेहतर निद्रा चक्र के लिए भी जिम्मेदार होता है। यह मांसपेशीय सक्रियता एवं बेहतर निद्रा चक्र के लिए भी जिम्मेदार होता है, बेहतर निद्रा चक्र के लिए भी जिम्मेदार होता है, बेहतर निद्रा चक्र के लिए भी जिम्मेदार होता है। थैलेमस हुआ, समझ में आया आप लोगों को थैलेमस? तो कुछ ये सभी, अच्छा आप सभी देखना कि मांसपेशी के लिए पीछे भी देखें, मिलेगा ही मिलेगा और आगे भी मिलेगा आपको। तो मैंने एक बात बताया था और ये भी देखे थे आपने, देखा ना, फ्रंटल पेरिटल। तो मैंने एक बात बताया कि मस्तिष्क का, जो मस्तिष्क है इसका सारे भाग कॉमन काम करते हैं। हाँ, ये भी काम कर रहा होगा तो वो भी काम करता है, वो भी काम करता है, तो कॉमन। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये तो उसमें भी देखिए इसमें भी, नहीं भाई, मस्तिष्क पूरा कॉमन काम कर रहा है, ये भी थोड़ा कर रहा है कमोबेश, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सब करते रहता है। आगे अगला देखते हैं हम लोग, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाँ इरेज किया जाए इसको। अगला पार्ट हम लोग देखें तो हाइपोथैलेमस। इसको हिंदी में हाइपोथैलेमस ही बोलते हैं ना। हाइपोथैलेमस, देखिए इसका क्या कार्य है अपने, ये भी आपके फोर ब्रेन का ही अंग है, ये भी उसी का अंग है। इसका मेन काम जो देखा जाए हाइपोथैलेमस का, इसका मेन काम हम लोग देखे थे, हाइपोथैलेमस के जस्ट बगल में एक ग्लैंड था जिसका नाम था पिट्यूटरी। कुछ लिख रहे हैं आप? नहीं अब मत लिखिए ना, जब बता रहे थे यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये हाइपोथैलेमस के बगल में एक ग्लैंड मिला था जिसका नाम था पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। उसी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का जो पूरा कार्य होता है ये हाइपोथैलेमस। तो बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। तो इसका पूरा कंट्रोल बोला जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कंट्रोल कर रहा होगा? ऑल बॉडी ऑफ ग्लैंड, ऑल बॉडी ऑफ ग्लैंड
तो हमारे शरीर में जितने भी ग्रंथि, जैसे आपने लार कुछ ग्रंथियाँ पढ़ी, सैलिवरी ग्लैंड आपने पढ़ा, पैनक्रियाटिक ग्लैंड आपने पढ़ा, स्टमक ग्लैंड आपने पढ़ा, इंटेस्टाइन ग्लैंड, तो और भी सारे ग्रंथि हम लोग देखेंगे। तो जितने भी शरीर के अंदर ग्रंथि होंगे वो सभी को कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कर रहा है? तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्या हाइपोथैलेमस एक प्रत्यक्ष रूप से पिट्यूटरी ग्लैंड को कर रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से पूरे बॉडी को ग्लैंड का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जब ऑप्शन में आए कि बताइए सभी प्रकार के ग्लैंड को कंट्रोल कौन कर रहा है, और यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड ना दिया रहा है और ये दिया रहा है कौन सा, तो आपको सही करने में किसी तरह का दौरा नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। लिखिए पहले तो इसको बनाइए, पहले ये छोटा सा लिखिए, ऐसे बनाइए। तो एक चीज तो डायरेक्ट कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड को कर रहा है हाइपोथैलेमस, और इनडायरेक्ट ग्लैंड किसको कर रहा है? इनडायरेक्ट किसको कर रहा है? जितने भी हमारे शरीर के अंदर ग्रंथियां हैं, शरीर में सभी ग्रंथियां, शरीर में सभी ग्रंथियां के बारे में तो लिखूं, मैं बोलूं? लिखिए, यह अग्र मस्तिष्क का भाग है, यह भी अग्र मस्तिष्क का भाग है, यह भी अग्र मस्तिष्क का भाग है, यह भी अग्र मस्तिष्क का भाग है। उसके बाद इसको बना लिए होंगे, इसको बनाइए, छोटा सा फिगर ऐसा करके बनाना था। यह भी अग्र मस्तिष्क का भाग है, उसके बाद ये बनाना है, इस पॉइंट को बनाना है। उसके बाद मैं बोलूं, ये हो गया, तब पीछे करें आप लोग। डायरेक्ट रूप से पिट्यूटरी ग्लैंड और इनडायरेक्ट रूप से हमारे सभी बॉडी के ग्लैंड को ये नियंत्रण कर रहा है। लिखिए, हाइपोथैलेमस प्रत्यक्ष रूप से, हाइपोथैलेमस प्रत्यक्ष रूप से पिट्यूटरी, अच्छा पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं ना, लिख लेना, पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रण करता है या पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करता है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करता है एवं अप्रत्यक्ष रूप से, एवं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर के सभी ग्रंथियों को, हमारे शरीर के सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करता है। अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करता है, हमारे शरीर को नियंत्रण करता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे अभी याद आ रहा है जो मैंने सेरिब्रम में नहीं बताया था, और उससे सवाल आएंगे। तो जो सेरिब्रम होगा, क्योंकि जो नोट्स गया उसमें देखे होंगे, आप लोग ध्यान दिए, तो जो अपनी सेरिब्रम है ऐसे दो भागों में बांटा गया है। बस सेरिब्रम को हम लोग देखें तो ऐसे दो भागों में बांटा गया है ना, एक राइट सेरिब्रम, एक लेफ्ट सेरिब्रम, है ना। तो ये जो राइट सेरिब्रम का जो काम होता है, हमारे जो बायां शरीर है, लाइक ये शरीर है तो इसका दो भाग कर लो, लाइक इधर वाले भाग को लेफ्ट, इधर वाले भाग को राइट। तो जो हमारा राइट सेरिब्रम होगा, इधर वाला होगा, वो बायां शरीर को कंट्रोल कर रहा होगा, बायां शरीर को क्या करेगा, कंट्रोल कर रहा होगा। और जो ये लेफ्ट सेरिब्रम है, ये दायां वाले शरीर को कंट्रोल कर रहा है, मतलब जस्ट लाइक अपोजिट, जस्ट लाइक कैसा है, अपोजिट है। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हो, छोटा सा में कहीं लिख लो तो पता रहे।
जो कि मैंने उसमें भूल गए थे, स्किप हो गया था, ये चीज़ को नहीं बताया था। अगला हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो तो ये समझ में आया, कंट्रोल कर रहा है। अगला देखा जाए तो हाइपोथैलेमस का कुछ और कार्य है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, इरेज करें इसको। देखिए अदर फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, तो अदर फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस में एक प्रक्रिया होती है होम्योस्टेसिस, बोलते हैं होम्योस्टेसिस। क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। हम लोग अब जो देख रहे हैं हाइपोथैलेमस का कुछ और भी कार्य है। मेन काम देखा ग्लैंड को कंट्रोल करना, और काम क्या है कि अपने शरीर के अंदर जितने भी आंतरिक क्रियाएं हो रही हैं, आंतरिक, उसको कंट्रोल करना। तो कहेंगे शरीर के आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रण करना। जैसे आंतरिक क्रियाएं में क्या कह सकते हैं? क्या भूख लगना, भूख प्यास, तापमान नियंत्रण। अगला हम लोग यहाँ और क्या बोल सकते हैं? जल, पानी का भी नियंत्रण। क्या हम लोग पसीना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? पसीना को भी नियंत्रण कर रहे हैं। और आगे देखा जाए तो इसी में वो फीलिंग्स का भी रह जाता है, आंतरिक फीलिंग्स वगैरह भी कह सकते हो। नेक्स्ट और आगे हम लोग देखें तो इसी के अंदर कह सकते हैं मांसपेशियां एवं बेहतर निद्रा चक्र के लिए, क्या बोलेंगे? बेहतर निद्रा चक्र के लिए। तो कुछ ये सभी काम हुआ आपका हाइपोथैलेमस का, और इस प्रक्रिया को होम्योस्टेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। तो आपको बात किया जाए आपके शरीर की आंतरिक नियंत्रण की, तो सबसे पहले आता कौन है? हाइपोथैलेमस। कौन आएगा? हाइपोथैलेमस। तो आंतरिक कोई भी चीज को नियंत्रण करना है तो कौन आएगा? क्लियर हुआ बात? समझ? तो आंतरिक में कुछ ऐसे हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। मेन पॉइंट हमने लिखा, ये चीज़ें देखने को मिलता है। इसी के अंदर एक लिम्बिक सिस्टम भी होता है। हुआ? देखो इसको इरेज किया जाए। अगला एक लिम्बिक सिस्टम होता है, उसको भी समझते हैं ना। एक लिखिएगा लिम्बिक सिस्टम, जो कि शायद हम लोगों ने फिगर में नहीं देखा था ना, फिगर में नहीं था वो। लिम्बिक सिस्टम है ना। तो सबसे पहले ये देखा जाए लिम्बिक सिस्टम, तो ये भी अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है। किसका भाग होगा?
तो पहला पॉइंट में हम लोग देख पाए तो यह अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। दूसरा इसी को बोलते हैं भावनात्मक मस्तिष्क भी कहा जाता है। जो नहीं लोग भावुक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसी लिम्बिक सिस्टम को ही भावनात्मक मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो पूछा जाए भावनात्मक मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो इस लिम्बिक सिस्टम को कहते हैं। और किसका भाग हुआ, अग्र मस्तिष्क के। इसे दो भागों में बांटा गया है। इसमें दो भाग होते हैं, इसमें दो भाग होते हैं। पहली भाग की बात की जाए तो एक होता है हिपोकैम्पस। आइए समझते हैं इस हिपोकैम्पस के हमारे शरीर में क्या काम है। हिपोकैम्पस पहला पार्ट कौन सा हो गया, हिपो। दूसरा पार्ट हो जाएगा एमाइगडला। तो ये हिपोकैम्पस का क्या कार्य समझिएगा। ये हिपोकैम्पस को ही नेविगेशन या जीपीएस भी कहा जाता है। इसे नेविगेशन का मतलब दिशा, नेविगेशन या फिर जीपीएस। देखो गाड़ी में लगा रहता है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो लोकेशन बताता है। तो जीपीएस, इसे नेविगेशन, इस मस्तिष्क को नेविगेशन या जीपीएस भी कहा जाता है। इस मस्तिष्क को, इसे मस्तिष्क का, थोड़ा सा सेंटेंस बनाना, इसे मस्तिष्क का, ये सही है, इसे मस्तिष्क का नेविगेशन या जीपीएस भी कहा जाता है। मतलब कि जितना भी हम लोग रास्ते से गुजर रहे हैं और फिर दोबारा हमें रास्ता याद आ रहा है तो ये जिम्मेवार। और जैसे आप एक बार एक गली से गुजरते हैं, बच्चे आ रहे हैं कोचिंग सेंटर पढ़ने के लिए, तो एक बार आने के बाद आपको याद हुआ, दोबारा जो याद दिलवा रहा है ये रास्ते को, ये कौन दिलवा रहा है, हिपोकैम्पस। तो ये रास्ते को याद दिलवाने के लिए जिम्मेवार है। बात क्लियर। अगला हम लोग देखें तो यही हिपोकैम्पस क्या कर रहा है, हमारे शॉर्ट टाइम मेमोरी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, लॉन्ग टाइम मेमोरी में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब हमारी जो एक लघु ऐसी मेमोरी है या याददाश्त है, उसको लंबे समय तक बनाने का कौन काम कर रहा है। जैसे आप याद ही कुछ कर रहे हो, मान लो कोई चीज़ को पढ़ें, उसको दिमाग में लंबे समय तक रखना है, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है। लेकिन किस आधार पे, तो लिखेंगे दोहराने के आधार पे, दोहराने के आधार, मतलब आप उसको दोबारा दोहराओगे तभी ये हिपोकैम्पस, मतलब जो कम समय के लिए आपकी मेमोरी बनी हुई थी वो ज़्यादा समय के लिए फिर डिलीवर हो जाएगी। तो कौन कर रहा है, हिपोकैम्पस। इसे ही क्या बोलते हैं, मस्तिष्क का नेविगेशन या जीपीएस। या फिर यही पूछ ले मस्तिष्क कौन सा भाग रास्ता दिखाने का काम करता है, तो कौन बताएंगे, हिपोकैम्पस। किसका भाग है ये, लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क। ठीक है।
हो गया। छोटी छोटी पॉइंट है और इसी पॉइंट में आपको याद करके रखना है, जिससे क्वेश्चन आए तो आप सही कर लो। अगला देखा जाए, इसको इरेज कर दें, ऊपर फिर लिख पाएंगे हम लोग। हुआ? देखो एमाइक डला का क्या कार्य है, तो एमाइक डला ये कार्य जो करेगा एक भावुक मस्तिष्क के जैसा काम करेगा। कैसे? भावुक या भावना मस्तिष्क, भावुक बोल देना, भावुक। इसे मस्तिष्क भी कहा जाता है, कहा जाता है। इसे भावुक मस्तिष्क भी कहा जा रहा है। दूसरा हम लोग देखें तो जो हमारे को चिंता होती है, चिंता होता है किसी चीज़ को लेकर, चिंता, बेचैनी हो जाती है, या फिर आप इसके एक्साइटेड हो जाते हो, उत्तेजित हो जाते हो किसी चीज़ के लिए, उत्तेजित हो जा रहे हो, तो जो चिंता है जिसको एंजाइटी बोलते हैं, या बेचैनी या चिंता, एंजाइटी, उत्तेजना, एक्साइटमेंट, तो जो ये आपके अंदर हो रहा है ये लाने का काम कौन कर रहा है? एमाइक डला। कौन काम कर रहा है? और ये निर्णय लेने के लिए भी जिम्मेवार होता है। किसके लिए जिम्मेवार है ये? निर्णय लेने के लिए। तो जो भी आप निर्णय ले रहे हो उसमें इस ब्रेन का भाग का पार्ट है जिसका नाम है एमाइक डला। तो पहले पॉइंट तो हम लोग देख रहे हैं ये भावुक मस्तिष्क भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा ये इमोशंस में है, भावुक में है। पहला क्या बोलेंगे? चिंता के लिए, बेचैनी के लिए, उत्तेजित यानी उत्तेजना नहीं होता किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। क्या बोलते हैं इसको? एक्साइटमेंट। क्या बोलेंगे इसको? एक्साइटमेंट है। तो या फिर ये चीज़ें के लिए हम निर्णय के लिए भी इसी को ही क्या कहते हैं? जिम्मेवार ठहराते हैं। ये बातें यहाँ से लिख लीजिएगा। हाइपोथैलेमस क्लियर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस खत्म हो जाएगा, उसके बाद मिड ब्रेन था, हो गया तो बताओ मिटाएं इसको। अगला क्या था? मिड ब्रेन ना। मिड ब्रेन का बहुत बड़ा काम है नहीं, बस ये ऑडियो वीडियो के लिए मतलब अपना भूमिका निभा रहा है। जैसे हम कुछ चीज़ को सुन रहे हैं तो कौन काम कर रहा है? मध्य मस्तिष्क। हम देख पा रहे हैं तो कौन काम कर रहा है? मध्य मस्तिष्क। तो बस इसको 2 पॉइंट ही लिखना है। पहले लिखिएगा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन बोलते हैं इसको, मध्य मस्तिष्क। यह मस्तिष्क सुनने, ऑडियो मतलब क्या होता है? सुनने एवं देखने, सुनने एवं VIDEO के लिए अपना भूमिका निभाता है। बस इतना बात है, इसमें याद रखना आप लोग को। तो ये मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क का बस काम है ऑडियो एंड वीडियो, ऑडियो एंड वीडियो की। इसके बाद एक लास्ट पार्ट था जिसका नाम था हिंड ब्रेन। उसमें हम लोग भाग देखेंगे। सबसे पहला भाग उसका सेरिबेलम, सेरिबेलम है। तो लिखा जाए हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क है ना, पश्च मस्तिष्क।
इसके पहले भाग को देखा जाए तो नाम है सेरिबेलम, और शायद आप लोगों को लोकेशन थोड़ा याद आ रहा होगा, तो कुछ इस प्रकार याद आ रहा है, लोकेशन याद, एकदम बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाई ऐसे ही तो होती है, तितली या पेड़ का आकार का है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखें ये, हाँ देखो यहाँ, ये जो सेरिबेलम है ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, पहले ये लिख लो, यह पश्च मस्तिष्क का भाग है। दूसरा देखा जाए तो ये दूसरा सबसे बड़ा मस्तिष्क है, क्या बोलेंगे इसको, दूसरा सबसे बड़ा मस्तिष्क है, दूसरा सबसे बड़ा मस्तिष्क है। पहला कौन सा था बताओ, पहला कौन सा था, दूसरा सबसे बड़ा मस्तिष्क है, पहला कौन सा था बताइए, सेरिब्रम, सेरिब्रम ना, और इसका आकार यह तितली, बटरफ्लाई को क्या बोलते हैं, तितली, यह तितली एवं पेड़ के आकार का है, पेड़ के आकार का है, जिसे एक नाम बोला जाता है, जिसे क्या तो नाम लिखा होगा, देखो आर्बोरी बिटाई करके नाम होगा, उस नाम इम्पोर्टेंट है, वो पूछा गया एक क्या है, आर्बोरी बिटाई, कुछ इस तरह है, ऐसा है ना, VETAI, चलिए आर्बोरी बिटाई कहते हैं। ये जो ढांचा है ना तितली और पेड़ की तरह है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्बोरी बिटाई, आर्बोरी, आर्बोरी बिटाई। स्पेलिंग ठीक लिखा हूं मैं, स्पेलिंग सही है, सर I है, भी के बाद क्या है बताओ, हाँ T, ठीक, आर्बोरी बिटाई, आर्बोरी बिटाई कहते हैं। तितली एवं पेड़ के आकार के जैसा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आर्बोरी बिटाई कहते हैं। ये BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है, आर्बोरी बिटाई। अगला देखो, अच्छा जो अपनी कान होती है, ये जो अपनी कान कह सकते हो, हाँ जो बाहरी भाग का जो कान होता है, ऐसे जो ईयर होता है, यहाँ समझने का प्रयास करिएगा, ईयर होता है, और ईयर में ये 3 करके लेयर होते हैं, जो कि ऐसे याद रखना है, मिस, MIS, मिस, मेलियस इनकस स्टेपिज, क्या बोलते हैं, मेलियस इनकस स्टेपिज, और स्टेपिज अंत में होता है, सबसे अंत में, और वो ब्रेन से टच होता है, किससे टच होता है, तभी जाके आप किसी आवाज़ को सुन रहे हो तो ब्रेन सिग्नल दे रहा है, तब आप समझ पा रहे हो, और ये काम माइक्रो सेकंड में हो रहा है। कितने सेकंड में हो रहा है, लाइक मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ तो ये आवाज़ आपके तक तभी जा पा रही है क्योंकि बीच में की बहुत ज़्यादा क्या है, एयर है, और एयर आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, टकराने के बाद आपके कान के पास भी एयर है और वो वहाँ तक लेके जा रहा है, और यही सेरिबेलम से क्या है, कनेक्ट है, और ये हमें क्या कर रहा है, संवेदन करा रहा है, तब आप यस नो कुछ कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो है स्टिपिज इससे क्या है, जुड़ा हुआ है, और यही हमारे आंतरिक यानी शरीर को नियंत्रण करने में सहायक है। जब तक कोई आवाज़ नहीं आती है तो डिसबैलेंस हो जाते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, बोल रहा हूँ, लिखो इसको, लिखिए, यह मस्तिष्क आंतरिक कान, यह मस्तिष्क हमारे आंतरिक कान, यह मस्तिष्क हमारे आंतरिक कान
यह मस्तिष्क हमारे आंतरिक कान से जुड़ा होता है, जो शरीर को नियंत्रण एवं समन्वय करता है, जो शरीर को नियंत्रण एवं समन्वय करता है, जो शरीर को नियंत्रण एवं समन्वय करता है। हो गया। और हमें सीधा खड़ा होने में भी मदद करता है, हमें सीधा खड़ा होने में भी मदद करता है, हमें सीधा खड़ा होने में भी मदद करता है। ये बात आपको समझ में आई आप लोग को कि एक क्या है, हमारे कान में 3 तरह की हड्डियां पाई जाती है। टोटल पूछा जाए तो 6 पेयर में 3 होती है, ये ध्यान रखना। मेलियस, इंकस, अस्टिपिस। अस्टिपिस सबसे छोटा में भी होता है और यही जाके ब्रेन से टच होता है और वो सेरेबेलम होता है और इसी से सिग्नल पास होता है। हमें खड़ा रहने में मदद कर रहा है और आंतरिक सहारा भी देने का कार्य कर रहा है। देखिए ये सेरेबेलम होता क्या है, जब अच्छा ये मांसपेशियों को भी एक नियंत्रण में लाता है। एक लाइन लिखिएगा, एक लाइन लिखिएगा। यह मांसपेशियों के लिए अत्यधिक भूमिका निभाता है, यह मांसपेशियों के लिए अत्यधिक भूमिका निभाता है, यह मांसपेशियों के लिए अत्यधिक भूमिका निभाता है, यह मांसपेशियों के लिए अत्यधिक भूमिका निभाता है। क्लियर। देखो कई बार क्या होता है, जो अल्कोहल लेते हैं, क्या लेते हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, जो सोमरस ले रहे हैं, तो जब अल्कोहल लेते हैं तो आप देखे होंगे उसका बॉडी फिर उसके कंट्रोल में नहीं होता, डगमगाता है। रीज़न क्या है कि जब अल्कोहल ले लोगे, हालांकि कह सकते हैं BAC वैल्यू जब 1% हो जाएगा, ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन, क्या बोलेंगे, ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन, बात समझिएगा यहाँ पर। तो जब कोई व्यक्ति ये ले रहा है अल्कोहल को अपने शरीर में, तो अल्कोहल जाके ब्लड में मिल जाता है, किसमें, और वो ब्लड कहाँ तक पहुँचेगी, ब्रेन। और ब्रेन में जब जाएगा तो वही ब्रेन में जाने के बाद क्या कार्य कर रहा है कि ये सेरिबेलम जो हमारे बॉडी को, मांसपेशियों को कंट्रोल कर रहा था, सबसे पहले प्रभावित किसको कर रहा है, तो कहेंगे सबसे पहले ये अल्कोहल आपके सेरिबेलम को, किसको कर रहा है, सेरिबेलम को प्रभावित कर रहा है। सेरिबेलम को क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। और जब यहाँ सेरिबेलम प्रभावित हो जाएगा तो अपनी क्षमता खो चुका होगा, जो मांसपेशियों के कंट्रोल कर रहा था अब कंट्रोल नहीं करेगा, तब व्यक्ति क्या कर रहा है, डगमगा रहा है। और दूसरा वो स्पीकिंग में भी काम करता है, या किस में काम करता है, मतलब क्या बोल रहे हो क्या नहीं। और उस समय देखना जब अल्कोहल ज़्यादा पी लेता है व्यक्ति तो 2 चीज़ खो जाएगा, अपनी मांसपेशियाँ की जो नियंत्रण वो खो देगा। देखते रहना घर पर होता है ऐसा, लोगों का जब पीते हैं, मतलब मैं भी आपका नहीं, जो लोग हैं वैसे घरों पे है ना, तो आएगा तो मतलब बड़ा अजीब किस्म का, वो लोग बड़ा नाली में गिरा रहता है, कीचड़ में पड़ा रहता है, देखना तो उसको क्या बोल रहा है उसको ये तक होश नहीं, उसकी क्या बॉडी रिएक्ट कर ये तक, उस समय उसको पीटोगे भी तो कोई पता नहीं चलेगा उसको। रीज़न है कि वो पूरा बॉडी मांसपेशियाँ उसका लॉक है, क्योंकि यहाँ पर एहसास कौन दिलवाएगा, सेरिबेलम। और जब शरीर के अंदर अल्कोहल गया तो वो ब्लॉक कर दिया, तो जब बहुत बल भर मार लोगे तब नहीं पता चलेगा, लेकिन वो जब होश से बाहर आएगा तब देखेगा उसका पूरा पेन करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पूरा खेल किसका है। तो एक बार क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल ज़्यादा कंजम्पशन करने से कौन सा ब्रेन का पार्ट ब्लॉक हो जाता है, तो कौन सा होगा, सेरिबेलम, सेरिबेलम। अगला देखा जाए, जब यही कोई लोग हैं, मतलब एक RIP होता है, रिप, लगभग 4 से 5% हमारे ब्लड में जो पी रहा है उसके ब्लड में अल्कोहल हो जाता है। रिप का मतलब होता है रेस्ट इन पीस, क्या बोलते हैं, रेस्ट इन पीस, मतलब ये इसकी आत्मा के शांति मिले। मतलब 4 से 5% बहुत ज़्यादा अल्कोहल मात्रा ब्लड में हुआ तो वो मृत्यु की स्थिति में आ जाएगी, किसमें,
मृत्यु हो जाता है व्यक्ति का। तो इस 1% भी बहुत ज़्यादा है, ये 1% बहुत, और ये 4 से 5% तो क्या हो जाएगा, रिप स्थिति में आ जाता है, रेस्ट इन पीस, यानी मृत्यु भी हो जाएगा। रीजन क्या है, जब ब्लड में मिला और ब्लड से ब्रेन, और ब्रेन पूरा क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, जब ब्रेन काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेथ हो जाएगा इंसान। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसके लिए कौन जिम्मेवार हो रहा है, सेरेबेलम। बस इसको बनाइए, अल्कोहल लिखो, लिखवाएं इसको सेंटेंस में बोले, लिखिए लिखिए लिखिए, आप लोग लिखिए। जब कोई व्यक्ति अधिक अल्कोहल का कंजम्पशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, जब व्यक्ति अधिक अल्कोहल को ले लेता है या यूज कर लेता है या उपयोग करता है, लिखो उपयोग करता है, मतलब शरीर में उपयोग करता है। जब व्यक्ति अल्कोहल का शरीर में अधिक उपयोग करता है तो हमारे मस्तिष्क का सेरिबेलम ब्लॉक हो जाता है, मस्तिष्क का सेरिबेलम ब्लॉक हो जाता है या अक्रिय हो जाता है, जिससे मांसपेशीय और स्पीकिंग को नियंत्रण नहीं कर पाता है, जिससे मांसपेशीय और स्पीकिंग मतलब जो बोलता है उसको नियंत्रण नहीं कर पाता है, वो अनकंट्रोल हो जाता है ना। हाँ, मांसपेशियों को एवं आवाज़ को अनियंत्रित हो जाता है, मांसपेशी और आवाज़ उसका क्या हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। मतलब मेन जो काम था ये सेरिबेलम का काम था, सेरिबेलम ये काम कर रहा था, और जब वही लोग अल्कोहल ज़्यादा ले लिया तो सीधे प्रभावित किसको कर रहा है, किसको कर रहा है, आपका एक लाइन लिख लेना, अल्कोहल लेने से हमारे शरीर में, अल्कोहल लेने से सेरिबेलम को प्रभावित करता है, सेरिबेलम को प्रभावित करता है, सेरिबेलम को प्रभावित करता है। एक डेटा दिखा दीजिएगा, BSc ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन 1% से ये स्थिति चालू हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और रिप वैल्यू 4 से 5% से क्या होगा, डेथ हो जाएगा, लोग का क्या हो जाएगा, डेथ। हो गया, रिप वैल्यू 4 से 5% अल्कोहल लेता है तो रेस्ट इन पीस, PEAC, पीस, शांति, आत्मा की शांति मिल जाती है। एक पॉइंट इसमें और ऐड करिएगा, यह लिखो, यह मस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं के लिए भी जिम्मेवार होता है, ऐच्छिक मांसपेशीय क्रियाओं के लिए जिम्मेवार होता है। फिर से बोलो, हाँ यह मस्तिष्क हमारे शरीर में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए जिम्मेवार होता है, ओनली ऐच्छिक, ओनली ऐच्छिक। ऐच्छिक और अनैच्छिक लिखवाएं तो याद आ रहा है आप लोग को, सेल में, मतलब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। तो ऐच्छिक जो क्रियाएं होती हैं उस पे हमारी नियंत्रण हो सकती है, लेकिन अनैच्छिक पे हमारी नियंत्रण, जैसे कि बताओ, जैसे कि बताइए, ऐच्छिक और अनैच्छिक में क्या हो जाएगा। देखिए इसके आगे हम लोग देखेंगे, देखिए सेरिबेलम देखें तो सेरिबेलम के बाद हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगाटा। देखिएगा अगला देखते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा। हिंदी में भी मेडुला ऑब्लंगाटा को मेडुला ऑब्लंगाटा ही बोलते हैं। आइए इसमें समझते हैं क्या है। तो ये भी कहेंगे कि पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, पहले पॉइंट तो लिखना चाहें,
तो यह पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, कहा जाए कि यह मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा होता है, यह मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा होता है, मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा होता है, जो कि मेरु रज्जु से जुड़ा होता है, मेरु रज्जु से जुड़ा होता है, जो कि किससे जुड़ा होगा, तो बोलेंगे मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। इस मेडुला ऑब्लंगाटा का जो मेन कार्य है, इसका जो मेन वर्क है, इसका मेन जो फंक्शन है मेरे दोस्त, मेन फंक्शन यहाँ देखिएगा, मेन जो फंक्शन है ये शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं के लिए जिम्मेवार होता है। अनैच्छिक क्रियाओं के लिए भूमिका निभाता है, अनैच्छिक क्रियाओं के लिए भूमिका निभाता है। अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब क्या होता है? एक मिनट रुक जाइएगा, इंक डाल लिया जाए। अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब जिस पे हमारी कंट्रोल नहीं होती है, अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब ये है कि जिस पे अपनी कंट्रोल नहीं होती है, अपना कंट्रोल नहीं है, वो खुद से क्रिया कर रही है शरीर में। जैसे बताओ कौन कौन सा क्रिया शरीर में खुद से होती है? जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेना, क्या बोलेंगे? जैसे बोला जाए, जैसे बोला, देख दो एकदम टटकार लिखा रहा है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको बोल सकते हैं सांस लेना। दूसरा इसी में कहो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या हो जाएगा? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एवं कह देंगे हृदय का कार्य प्रणाली, ये हो जाएगा। तीसरा इसकी प्रकार देखा जाए, अगला देखा जाए हिचकी आना। क्या लगना? हिचकी आना। क्या करना? हिचकी आना, हिकअप्स बोलते हैं, हिचकी आना। छींकना, क्या बोलेंगे? छींकना। उल्टी आना, क्या बोलेंगे? उल्टी आना। ये सभी भाई अपनी कंट्रोल नहीं है, और ये सभी क्रियाओं के लिए भूमिका कौन निभाता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। ऐसे और भी चीज़ें हो जाएंगी, जैसे भोजन को निगलना, पाचन, भोजन का पाचन करना, और इसी प्रकार और हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं भाई? भोजन का पाचन करना, उल्टी आना, छींकना। तो ये सभी चीज़ें क्या होता है? जमाई आना, जो आता है जमाई आना। खांसी और कफ, क्या बोलेंगे? खांसी एवं जो कफ आ रही है, ये भी किसके लिए कौन हो जाएगी? ETC लास्ट में कर लेना। ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जो मेन लिखवा दी, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए कंट्रोल मतलब भूमिका कौन निभा रहा है? मेडुला ऑब्लंगेटा। अच्छा, एक चीज़ होती है, इसमें लिख लेंगे ध्यान से यहाँ पर। जब कोमा की स्थिति में कोई व्यक्ति कोमा के स्थिति में मेडुला ऑब्लंगेटा
बोलेंगे मेडुला, मेडुला ऑब्लेन, मेडुला ऑब्लेन, ऑब्लेंगाटा। कोमा की स्थिति में मेडुला ऑब्लेन क्या होता है, कोमा की स्थिति में मेडुला ऑब्लेंगाटा अपना कार्य अपना कार्य किसको सौंप देगा, तो कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड को सौंप देता है, स्पाइनल कॉर्ड को सौंप देता है, स्पाइनल कॉर्ड को सौंप देता है। मतलब ये है कि कोई व्यक्ति कोमा में है तो उस समय जो इसकी मस्तिष्क प्रभावित होगी मेडुला ऑब्लेंगाटा, उस समय ये सभी की भूमिका नहीं निभा पाता है, इसलिए इसका काम कौन कर रहा होगा, स्पाइनल कॉर्ड। कौन कर रहा होगा, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये कुछ रहा मेडुला ऑब्लेंगाटा का कार्य। अगला देखा जाए तो पोन्स, अगला देखेंगे पोन्स, इसको इरेज किया जाए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखते हैं पोन्स। अगला हो जाएगा पोन्स, लिखिएगा अगला पोन्स। देखिए पोन्स जो है कहेंगे ये भी पश्च मस्तिष्क का भाग है। क्या बोलेंगे, यह भी पश्च मस्तिष्क का भाग है। पश्च मस्तिष्क यह भी पश्च मस्तिष्क का भाग है, यह भी पश्च मस्तिष्क का भाग है। यह भी किसका भाग है, यह भी पश्च मस्तिष्क का भाग है। अगला देखा जाए यह अग्र मस्तिष्क। क्या बोलेंगे, यह अग्र मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है। यह अग्र मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क, यह अग्र मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। तो किसको किसको जोड़ रहा है मेरे दोस्त, तो बोलेंगे अग्र मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है। यही देखिएगा, यही सांस लेने के लय को नियंत्रण करता है। यह सांस लेने कहेंगे, सांस लेने के लय को, सांस लेने के लय को नियंत्रण करता है, सांस लेने के लय को नियंत्रण। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो कितना लेना है और कितना छोड़ना है, इसको नियंत्रण यही पोन्स करता है। इसमें और कहेंगे बेहतर निंद्रा चक्र को नियंत्रण करता है। बेहतर निंद्रा चक्र को नियंत्रण करता है। बेहतर निंद्रा चक्र को नियंत्रण करता है। अच्छा, बेहतर निंद्रा चक्र के लिए एक और भी आता है पीनियल ग्लैंड, लिख लीजिएगा नोट करके। पीनियल ग्लैंड एक ग्लैंड है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। यह भी क्या बोलेंगे, यह भी बेहतर निंद्रा चक्र के लिए बेहतर निंद्रा चक्र के लिए नियंत्रण करता है। बेहतर निंद्रा चक्र के लिए नियंत्रण करता है। तो यह भी बेहतर निंद्रा चक्र के लिए नियंत्रण करता है। दूसरा देखा जाए यही पोन्स, यही जो पोन्स है भाई सपनों के लिए जिम्मेवार होता है। सपनों के लिए जो सपना आता है ना, अरे वही सपनों की रानी सपनों के लिए जिम्मेवार होता है। किसके लिए जिम्मेवार होता है, सपनों के लिए जिम्मेवार होता है। सपनों के लिए जिम्मेवार होता है। और देखिए सपनों के जिम्मेदार पहला जो फर्स्ट में तो यही पोन्स होगा, सेकेंड में कह सकते हैं, द्वितीय में क्या होगा, हिपोकैम्पस भी होता है। कौन सा, हिपोकैम्पस भी होता है। सपनों की जिम्मेवारी के लिए कौन होगा, हिपोकैम्पस भी होगा। सपनों की जिम्मेवारी के लिए कौन होगा, हिपोकैम्पस। अच्छा, जो सपना याद रहता है, सपना याद रहे, इसके लिए जो विटामिन
विटामिन B6, विटामिन B6 जिम्मेवार होता है। जो सपना आपको आया वो याद रहे उसके लिए कौन है, विटामिन B6 हो जाएगा। तो हमने देखा पोन्स, ये क्या होता है, पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। अगर मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ता है, सांस लेने के लय को नियंत्रण करता है, बेहतर निद्रा चक्र को भी नियंत्रण करता है। इसी प्रकार एक स्पाइनल ग्लैंड होता है, यह भी बेहतर निद्रा चक्र को नियंत्रण करता है। सपनों के लिए जिम्मेवार होता है पोन्स, सबसे पहले होगा पोन्स, द्वितीय में होगा हिपोकैम्पस, द्वितीय में होगा हिपोकैम्पस। उसके बाद सपना याद रहे उसके लिए विटामिन B6, विटामिन B6। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं भाई। नेक्स्ट हम लोग का जो पार्ट छोटा सा बच गया, स्पाइनल कोड और PNS और ANS, कल हम इसको ख़त्म कर पाएंगे हम लोग। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल फिर से इसी जगह पे मिलते हैं। तब तक के लिए यहीं तक, जय हिंद।